नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में आपको दिखाएंगे दिन की हर बड़ी खबर पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं अदिति अवस्थी और मेरे साथ हैं सचिन अरोड़ा। शुक्रिया। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। भारत ने आज देश की सबसे ताकतवर परमाणु मिसाइल अग्नि 5 का एक और सफल परीक्षण किया। ओडिशा के विलर द्वीप से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 को लॉन्च किया गया। अग्नि 5 की रेंज करीब 6000 किलोमीटर है और ये चीन के उत्तरी कोने तक मार करने की क्षमता रखती है। इतना ही नहीं, अफ्रीका और यूरोप के बड़े हिस्से तक भी इसकी पहुंच होगी। आज के परीक्षण के बाद अग्नि 5 को सेना का हिस्सा बनाने का रास्ता साफ हो गया है। ये हमारी क्षमताओं का, मिलिट्री स्ट्रेंथ और टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ, इन दोनों का एक बोल्ड स्टेटमेंट है कि हम इस ताकत को शांति के लिए इस्तेमाल करते हैं। अग्नि 5 देखिए, हम कल एक रीजनल पावर होना चाहते हैं इस एरिया में, इंडियन ओशन रीजन में। इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप हमारे थ्रेट्स जो देखें, पाकिस्तान का थ्रेट या चाइना का थ्रेट देखें, अग्नि 5 से हम मोरलेस चाइना को कम्प्लीटली कवर कर सकते हैं। अग्नि 5 का मतलब है कि ये एक स्ट्रेटेजिक मिसाइल है जो कि दुश्मन के किसी भी टारगेट को 5000 किलोमीटर से एक्सटेंड हो गई, अब 5800 6000 किलोमीटर, कहते हैं 8000 तक हो सकती है। मतलब चाइना का कोई भी टारगेट है उसके ऊपर ये हमला कर सकती है। भारत के 35 देशों के मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी MTCR ग्रुप में शामिल होने के बाद अग्नि 5 मिसाइल का ये पहला परीक्षण है। अग्नि 5 मिसाइल 20 मिनट के अंदर अपने टारगेट को तबाह करने में सक्षम है। अग्नि 5 मिसाइल हवा में भी 600 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक मार करने में सक्षम है। अग्नि 5 मिसाइल अपने साथ 1500 किलोग्राम परमाणु हथियार ले जा सकती है। अग्नि 5 की लंबाई करीब 17 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर है। इसका वजन करीब 50 टन है। अप्रैल 2012 में अग्नि 5 का पहला, सितंबर 2013 में दूसरा और जनवरी 2015 में तीसरा सफल परीक्षण किया गया। अग्नि 5 मिसाइल को सेना में शामिल किए जाने के बाद भारत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल रखने वाले सुपर एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल हो जाएगा। फिलहाल अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन ही इस क्लब का हिस्सा है। यूपी के सीएम अखिलेश यादव और बीएसपी प्रमुख मायावती ने आज नोटबंदी के फैसले पर निशाना साधा। मायावती ने नोटबंदी को जल्दबाजी में लिया गया फैसला बताया और कहा कि फैसला बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन गया है। अखिलेश ने भी अर्थशास्त्रियों का हवाला देते हुए नोटबंदी के फैसले को गलत ठहराने की कोशिश की। यहाँ काले धन व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की आड़ में बिना पूरी तैयारी के व जल्दबाजी में ही नोटबंदी का ये ऐसा अपरिपक्व फैसला ले लिया जो उल्टा ही अब ये इनके लिए गले की हड्डी बन गया है। हमारे टीचर्स जानते हैं, बीएससी लोग बैठे ही जानते होंगे। बताओ कैसे काला धन खत्म होगा, कैसे भ्रष्टाचार खत्म होगा। सड़क पे पुलिस वाला खड़ा होगा, बताओ कैसे भ्रष्टाचार खत्म कर लोगे उसका। जब तक आप और हम नहीं चाहेंगे तब तक भ्रष्टाचार नहीं खत्म हो सकता। बताओ कैसा सपना दिखा दिया उन्होंने। मायावती ने बीजेपी के इशारे पर विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन का भी आरोप लगाया। बीजेपी ने मायावती के आरोपों को हताशा करार दिया। इनके गठबंधन करने की अंतिम मोहर बीजेपी के कहने पर तभी यहाँ लगने वाली है जब बीजेपी को ये लगेगा कि सपा व कांग्रेस पार्टी के गठबंधन करके चुनाव लड़ने से यहाँ बीजेपी को कुछ फायदा होने वाला। बहन मायावती जी इस समय बौखलाहट में है। नोटबंदी के बाद से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए जो सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों एक हैं, उसको लेकर के भाजपा पर इस प्रकार का विषय निकालना कि भाजपा के कारण हो रहा है, तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अगर सपा और कांग्रेस का गठबंधन हो रहा है तो बहन जी भी उस गठबंधन में शामिल हो जाएं। कुछ दिनों से यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आरएलडी में गठबंधन की अटकलें लगाई जा रही हैं। अटकलों के मुताबिक गठबंधन के लिए फॉर्मूला भी तय हो गया है। तय फार्मूले के मुताबिक समाजवादी पार्टी को 303, कांग्रेस को 78 और आरएलडी को 22 सीट दिए जाने की चर्चा है। हालांकि सभी पार्टियों ने फिलहाल किसी भी तरह के गठबंधन से इनकार किया है। अगले साल की शुरुआत में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग इसी हफ्ते तारीखों का ऐलान कर सकता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में टिकटों के बंटवारे को लेकर के 2 अलग अलग लिस्ट तैयार की गई है।
सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव ने पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव को 403 उम्मीदवारों की लिस्ट सौंपी है, जबकि एसपी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव पहले ही 175 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुके हैं और दोनों की ओर से तैयार लिस्ट में कई नामों पर मतभेद साफ नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने मामले पर सफाई देने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष को हमला करने का मौका मिल गया। 403 कोई जरूरी नहीं है कि उसमें से कोई भी नाम 175 से ना हो। दोनों लिस्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास पहुंच गई है और हमें पूरा विश्वास है कि वो माननीय मुख्यमंत्री की बात समझेंगे और सही आकलन करके टिकट का वितरण समाजवादी पार्टी में होगा। इस पारिवारिक विरोधाभास, इस लूट की बांट चाट में कहीं प्रदेश बर्बाद ना हो जाए, ये प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझती है और जानती भी है कि प्रदेश के अंदर अब प्रदेश को उन पार्टियों के हाथों में बागडोर नहीं जा सकती जो परिवार की राजनीति करते हैं, अपने परिवार के आगे बढ़ाने के लिए राजनीति करते हैं। तो वहाँ तो पूरी तरह से लड़ाई झगड़ा पूरे तौर पर है और मैं ये कह दूं कि ये सारी अभी से जो शुरुआत हुई है, ये सत्ता की लड़ाई की शुरुआत है, क्योंकि चुनाव जैसे ही जैसे करीब आते जा रहे हैं, इनमें लूटपाट के लिए झगड़ा शुरू हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक सीएम अखिलेश यादव की लिस्ट में अंसारी बंधु और अतीक अहमद और अमर मणि का नाम नहीं है। अखिलेश की लिस्ट में उन करीबियों को जगह दी गई है जिनका नाम शिवपाल यादव की लिस्ट में नहीं है। अखिलेश की लिस्ट में मौजूदा 35 से 40 मंत्री और विधायकों के नाम शामिल नहीं है। सूत्र दावा कर रहे हैं कि अखिलेश की लिस्ट एक एजेंसी से कराए गए सर्वे के आधार पर तैयार की गई है। टिकट बंटवारे को लेकर जारी टकराव के बीच अखिलेश यादव 28 दिसंबर से बुंदेलखंड में अपनी रथ यात्रा शुरू करेंगे। ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व एयर चीफ एसपी त्यागी को जमानत दे दी है। कोर्ट ने जमानत के साथ ये शर्त भी रखी है कि वो गवाहों या जांच को किसी भी तरह से प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। इसके अलावा पूर्व एयर चीफ को सिक्योरिटी के तौर पर 2 लाख रुपए भी जमा करने होंगे और बगैर कोर्ट की मंजूरी मिले दिल्ली एनसीआर से बाहर भी नहीं जाएंगे। 9 दिसंबर को पूछताछ के दौरान सीबीआई ने पूर्व एयर चीफ एसपी त्यागी को गिरफ्तार किया था। साथ ही उनके चचेरे भाई संजीव त्यागी और गौतम खेतान को भी गिरफ्तार किया था। यूपीए सरकार के दौरान 2010 में ऑगस्टा वेस्टलैंड से वीवीआईपी के लिए 12 हेलीकॉप्टर की खरीद का सौदा हुआ। हेलीकॉप्टर सौदा 3,767 करोड़ रुपए का था। कुल रकम का 12% हिस्सा यानी 452 करोड़ रुपए रिश्वत में देने के आरोप लगे। जनवरी 2014 में सरकार ने ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे को रद्द कर दिया। एसपी त्यागी पर आरोप है कि उन्होंने सौदे की शर्त में बदलाव किया, जिसकी वजह से ऑगस्टा वेस्टलैंड को वीवीआईपी हेलीकॉप्टर का ठेका मिल सका। कोर्ट ने एसपी त्यागी के साथ गिरफ्तार किए गए उनके चचेरे भाई संजीव त्यागी और गौतम खेतान को फिलहाल जमानत नहीं दी है। दोनों की जमानत पर 4 जनवरी को फैसला होगा। विधायकों की कथित खरीद फरोख्त से जुड़े स्टिंग के मामले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत आज सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए। सीबीआई ने सीएम हरीश रावत को आज पेश होने के लिए समन जारी किया था, लेकिन हरीश रावत पेश नहीं हुए। बीजेपी ने हरीश रावत पर जांच से भागने का आरोप लगाया, तो कांग्रेस ने केंद्र पर सीबीआई के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। इस प्रकार से खुलेआम पैसा मांगना, पैसे से एमएलएस को खरीदना, ये जघन्य अपराध है। संविधान के अंदर ये अपराध है, विधि के अंदर ये अपराध है। तो इसलिए इतना सारा अपराध करने के बाद और चोरी और सीना चोरी। स्टिंग सामने आई है, वो सीडी सही है, फोरेंसिक जांच लेबोरेटरी में भी वो सही होके आई है। अब सीबीआई के सामने वो दूसरा क्या कह सकते हैं? और उन्होंने पब्लिकली तो बोलते समय ये कहा भी है कि मैंने मजाक में ये बुलाए सीबीआई। कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन ये बदले की भावना से किया गया कार्य हो गया। हरीश रावत के बाढ़ को जब भारतीय जनता पार्टी रोकने में असफल हो गई, तो अब सीबीआई का सहारा लेके रोक लगाने की कोशिश कर रही है। इस मामले में हरीश रावत 2 बार सीबीआई के सामने पेश हो चुके हैं। हरीश रावत पर कांग्रेस के बागी विधायकों ने 26 मार्च को स्टिंग ऑपरेशन की सीडी जारी कर खरीद फरोख्त की कोशिश का आरोप लगाया। हरीश रावत ने सीडी में अपनी मौजूदगी की बात मानी, लेकिन खरीद फरोख्त से इनकार किया। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के दौरान स्टिंग ऑपरेशन की सीबीआई से जांच का आदेश दिया गया था। हरीश रावत ने दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद 15 मई को सीबीआई जांच की अधिसूचना वापस ले ली। सीबीआई ने उत्तराखंड सरकार के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। जांच शुरू होने के बाद नहीं रोके जाने की दलील दी। विधायकों की कथित खरीद फरोख्त से जुड़े स्टिंग के मामले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत आज सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए। सीबीआई ने स्टिंग मामले में 29 अप्रैल को उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली पुलिस ने नोटबंदी के बाद दिल्ली में हुई पहली बड़ी लूट का खुलासा करने का दावा किया है।
पुलिस ने लूट में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस बीच लूट का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि 3 बदमाश पल्सर बाइक पर सवार होकर पहुंचे। पहले टोपी और मफलर पहना बदमाश आगे बढ़ता है और जैसे ही कैश वैन का कर्मचारी नीचे उतरता है तो उसका दूसरा साथी वैन के गार्ड से बंदूक छीनने की कोशिश करता है। नाकाम रहने पर बदमाश उसे कैश वैन के पीछे धकेलता है। इस बीच पहला बदमाश पिस्तौल निकालकर फायरिंग कर देता है। फायरिंग के बाद मौके पर भगदड़ मच जाती है और महज 20 सेकंड के अंदर तीनों बदमाश कैश वैन से ब्रीफकेस निकालकर फरार हो जाते हैं। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के ही रिवर क्रॉस मॉल के पास एक गाड़ी को इंटरसेप्ट किया गया जिसमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थी कि इसमें तीनों क्रिमिनल मौजूद हैं। ऑल द 3 criminals were identified from CCTV footage, and after sustained interrogation they confessed that they have committed the crime. 19 दिसंबर को दिल्ली के पांडव नगर में कैश वैन से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। दोपहर 2:30 बजे के करीब कैश वैन पांडव नगर के ई ब्लॉक में SBI ATM में कैश डालने पहुंची थी। आरोपियों ने कैश वैन के कर्मचारियों को धमकाकर 10 लाख की लूट को अंजाम दिया था। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने जल्द अमीर बनने के लालच में लूट की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों के पास से 9,48,000 रुपए बरामद किए गए हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से 70 किलोमीटर दूर स्थित चिंतामणि इलाके में आज 900 धमाकों की आवाज सुनाई। कर्नाटक का चिंतामणि इलाका बीती रात 900 LPG सिलेंडरों के धमाके से दहल उठा। आग लगने की वजह से सभी 900 सिलेंडर एक के बाद एक धमाकों के साथ फट गए। ये सभी सिलेंडर एक ट्रक में भरे हुए थे। धमाके और आग की वजह से ट्रक के परखच्चे उड़ गए। घंटों की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। इस दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इस हादसे में लाखों का नुकसान हुआ है। 900 सिलेंडरों के अलावा 2 ट्रक और 1 बोलेरो गाड़ी भी जलकर राख हो गई। धमाके इतने जबरदस्त थे कि काफी दूर तक इनकी आवाज सुनी गई। इस धमाके में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। अगर फायर ब्रिगेड की टीम ने समय रहते आग पर काबू न पाया होता तो इस घटना से बहुत नुकसान हो सकता था।